नमस्कार साथियों, जीनियस क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि हम हिंदी श्रृंखला के अंतर्गत बात कर रहे थे, हमने पिछली वीडियो में स्वरों का वर्गीकरण टॉपिक पर हमने बात कर ली थी। आज उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम आगे देखेंगे। हमने उसमें स्वरों के एक प्रकार पर बात कर ली थी, वो था आपका उच्चारण या मात्रा में या उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर, मात्रा या उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर। आज जो हम बात करेंगे वो हमारा टॉपिक होगा, यानी जो अगला प्रकार है वो है जीव की क्रियाशीलता के आधार पर। जीव की क्रियाशीलता के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, स्वर का वर्गीकरण। ठीक, तो आप देखेंगे कि जीव की क्रियाशीलता के आधार पर स्वर को 3 भागों में बांटा गया है। यानी स्वर का जो प्रकार है जीव की क्रियाशीलता का, वो है 3 प्रकार। यानी स्वर 3 प्रकार के होते हैं। कौन से? तो सबसे पहले जो स्वर होते हैं वो होते हैं अग्रस्वर। अग्रस्वर। दूसरा जो स्वरों का प्रकार है वो है मध्य स्वर। ठीक, और तीसरा जो स्वरों का प्रकार है वो है आपका पश्च स्वर। पश्च स्वर। पश्च स्वर। ठीक, तो जीव की क्रियाशीलता के आधार पर जो स्वरों का प्रकार है वो 3 है, अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। जैसे आप देखेंगे, जैसे मान के चलो ये किसी की जीभ बना ली गई, तो जीव की क्रियाशीलता यानी जीव का जो अगला भाग क्रियाशील होता है वहां पर जो स्वर होते हैं उनको हम कहते हैं अग्रस्वर। यानी यहां से जो स्वर बोले जाते हैं उनको अग्रस्वर। आप देखेंगे ये जो मध्य भाग है, जब मध्य भाग क्रियाशील होता है तो यहाँ से जो स्वर बोले जाते हैं उनको कहते हैं मध्य स्वर। मध्य स्वर। और आप देखेंगे जीव का जो पश्च यानी पीछे का भाग है, पश्च भाग है, जब ये क्रियाशील होता है यहाँ से जो स्वर बोले जाते हैं इसको कहते हैं पश्च स्वर। पश्च स्वर। ठीक, तो जीव की क्रियाशीलता के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। अब आप देखेंगे इसको याद करने के लिए, तो जैसे सबसे पहले आप देखेंगे मध्य स्वर। तो मध्य स्वर की अगर हम बात करें तो एक स्वर जो आप जिसमें हम बात करते हैं छोटा आ। छोटा आ यानी छोटा आ जो स्वर है वो मध्य स्वर में गिना जाता है। ठीक, इसके अलावा जितने भी 3 की डिजाइन वाले स्वर हैं, 3 की डिजाइन वाले स्वर लिख सकते हैं, 3 की डिजाइन वाले स्वर, यानी छोटा आ को छोड़कर बाकी 3 की डिजाइन वाले जितने भी स्वर हैं वो सभी स्वर पश्च स्वर कहलाते हैं। पश्च स्वर कहलाते हैं। ठीक, जैसे इसमें आएगा आपका बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटा ओ, बड़ा ओ। ठीक है, तो ये जो स्वर हैं ये स्वर पश्च स्वर कहलाते हैं। क्लियर हो रहा है ना? यानी ये 3 की डिजाइन वाले हैं। अंग्रेजी वो सॉरी आप देखेंगे कि गणित का जो 3 का अक्षर है उसके तरह से ये बने हुए हैं, तो ये सभी स्वर क्या कहलाते हैं? पश्च स्वर कहलाते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे इसके अतिरिक्त जो भी स्वर बचते हैं वो सारे स्वर अग्र स्वर कहलाते हैं। जैसे छोटी ई, बड़ी ई, छोटी ए, बड़ी ए, और एक इसमें बचता है क्या? ऋषि। ठीक है, तो ये जो स्वर हैं
ये स्वर कहलाते हैं कौन से स्वर? अग्र स्वर। ठीक, तो याद करने का एक तरीका है कि छोटे आ को छोड़ दिया है मध्य स्वर, बाकी 3 की डिजाइन वाले सभी पश्च स्वर, और इसके अलावा जो भी स्वर बचते हैं वो सब क्या कहलाते हैं? अग्र स्वर कहलाते हैं, और जीव की क्रियाशीलता के आधार पर है। क्लियर हुआ? ठीक, अब बात करते हैं अगला प्रकार। अब जो अगला प्रकार है वो है तालु की ऊंचाई के आधार पर, तालु की ऊंचाई के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, स्वरों का वर्गीकरण, वर्गीकरण। ठीक, अच्छा, इसको एक प्रकार और कहा जाता है, इसी को मुख के खुलने, मुख के खुलने या बंद होने के आधार पर, बंद होने के आधार पर, आधार पर। ठीक, तो मुख के खुलने या बंद होने के आधार पर, या इसी को कहा जाता है तालु की ऊंचाई के आधार पर या तालु की स्थिति के आधार पर। ठीक है, तो इसको 4 भागों में बांटा गया है। जो स्वर हैं इनको 4 प्रकारों में बांटा गया है, 4 प्रकारों में बांटा गया है। कौन कौन से? तो सबसे पहले सब्रत, सबसे पहले सब्रत स्वर। ठीक, इसके बाद अर्ध सब्रत, अर्ध सब्रत स्वर। अगला है विव्रत, विव्रत स्वर, और अगले हैं अर्ध विव्रत स्वर, अर्ध विव्रत स्वर। तो आप देखेंगे इनको 4 भागों में बांटा गया, यानी सब्रत स्वर, अर्ध सब्रत, विव्रत स्वर और अर्ध विव्रत स्वर। किसके आधार पर है? तालु की ऊंचाई के आधार पर, या फिर मुख के खुलने या बंद होने के आधार पर। क्लियर हुआ ना है? ठीक, अब हम बात करें सब्रत स्वर की, तो आप देखेंगे कि दोनों ई यानी दोनों ई, और आप देखेंगे दोनों ऊ यानी छोटा ऊ और बड़ा ऊ, और इसके अलावा ऋषि। ठीक है, ये जो स्वर हैं इनको कहा जाता है सब्रत स्वर। क्या कहा जाता है? सब्रत स्वर। अच्छा, इसकी परिभाषा अगर आप देखें तो एक परिभाषा भी आप लिख सकते हैं सब्रत स्वरों की, सब्रत स्वरों की परिभाषा भी आप लिख सकते हैं। तो परिभाषा में क्या कहेंगे? इनके उच्चारण में, इनके उच्चारण में मुंह बंद हो जाता है, बंद हो जाता है। ठीक है, जैसे इ, उ, ऋषि, इनके उच्चारण में मुंह क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। क्या कहलाते हैं? सब्रत स्वर कहलाते हैं। संख्या देखी जाए तो इनकी 5 है, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और ऋषि। अब बात करते हैं अर्ध सब्रत की। किसकी बात करते हैं? अर्ध सब्रत की। तो ध्यान रखें, इसमें क्या होता है? परिभाषा देखें तो मुंह आधा बंद होता है, आधा बंद होता है, यानी उनके उच्चारण में मुंह क्या होता है? आधा बंद होता है, आधा बंद होता है। ऐसे स्वरों की संख्या या ऐसे स्वरों को हम कहते हैं अर्ध सब्रत स्वर, अर्ध सब्रत स्वर। और अर्ध सब्रत स्वरों की अगर हम संख्या देखें तो 2 है। एक तो छोटी ए और छोटा ओ, छोटी ए और छोटा ओ, ये दोनों कहलाते हैं अर्ध सब्रत स्वर। ठीक, अब बात करते हैं विव्रत स्वर की। तो क्या लिखेंगे? विव्रत स्वर में आप लिखेंगे कि इनके उच्चारण में मुंह खुला हुआ होता है, इनके उच्चारण में, उच्चारण में मुंह खुला होता है, खुला होता है। ठीक है, इनके उच्चारण में मुंह क्या होता है? खुला होता है। और अगर हम संख्या की बात करें इसमें, तो इसमें केवल एक स्वर शामिल किया जाता है और वो है आपका बड़ा आ।
बड़ा आ। तो बड़ा आ क्या है? विव्रत स्वर की श्रेणी में है। अब बात करते हैं अर्ध विव्रत। तो क्या लिखेंगे? अर्ध विव्रत में आप लिखेंगे इनके उच्चारण में, इनके उच्चारण में, उच्चारण में मुंह आधा खुला होता है, आधा खुला होता है। यानी इनके उच्चारण में मुंह क्या होता है? आधा खुला होता है। और आप देखेंगे तो इसकी श्रेणी में, यानी जो अर्ध विव्रत स्वर हैं, अर्ध विव्रत स्वरों की श्रेणी में अगर आप देखें तो आपको एक तो अ मिलेगा, इसके अलावा बड़ी ए मिलेगी, बड़ा ओ मिलेगा, और आपको ऋषि मिलेगा। और आपको क्या मिलेगा? ऋषि मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से इनकी जो संख्या है वो कितनी है? 4 है। संख्या कितनी है? 4। ठीक, तो ये हो गया तालु की ऊंचाई के आधार पर, स्वरों के वर्गीकरण के आधार पर, या मुंह के खुलने के या बंद होने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो 4 प्रकार के होते हैं सब्रत स्वर। इनके उच्चारण में मुंह क्या होता है? बंद होता है। संख्या इनकी देखेंगे तो कितनी है? 1 2 3 4 5, यानी छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ ऋषि। ठीक है। अर्ध सब्रत में मुंह आधा बंद होता है, इसमें 2 है, छोटा छोटी ए और छोटा ओ, अर्ध सब्रत। विव्रत स्वर में इनके उच्चारण में मुंह खुला होता है, इसमें एक आता है औ, यानी आ, बड़ा आ। और अर्ध विव्रत स्वर में इसके उच्चारण में मुंह आधा खुला होता है, तो इसमें छोटा आ, छोटी ए, छोटा ओ और ऋषि। क्लियर हुआ? ठीक, ये है तालु की ऊंचाई का। अगला प्रकार देखते हैं स्वरों का। स्वरों का अगला प्रकार आप देखते हैं तो वो है अनुनासिकता के आधार पर। अनुनासिकता, अनुनासिकता के आधार पर, अनुनासिकता के आधार पर। ठीक, तो अनुनासिकता के आधार पर देखें तो स्वर 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार, 2 प्रकार के होते हैं। अनुनासिकता के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले अनुनासिक, अनुनासिक स्वर, और एक है निरनुनासिक, निरनुनासिक स्वर, निरनुनासिक स्वर। तो स्वर अनुनासिकता के आधार पर 2 प्रकार के, अनुनासिक और निरनुनासिक स्वर। अनुनासिक स्वर में अगर आप देखेंगे तो आप कह सकते हैं कि ऐसे स्वर, ऐसे स्वर जिन पर चंद्र बिंदु, चंद्र बिंदु का प्रयोग किया गया हो, प्रयोग किया गया हो। ठीक, क्या कहलाएंगे? अनुनासिक स्वर कहलाएंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर आ, और इस पर चंद्र बिंदु अगर लगा हो तो ये क्या कहलाएगा? अनुनासिक स्वर कहलाएगा। कौन सा स्वर कहलाएगा? अनुनासिक स्वर। ठीक है। अब बात करते हैं निरनुनासिक। तो क्या कह सकते हैं कि ऐसे स्वर, ऐसे स्वर जिन पर, ऐसे स्वर जिन पर चंद्र बिंदु, ऐसे स्वर जिन पर चंद्र बिंदु का प्रयोग नहीं किया गया है, नहीं किया गया है, क्या कहलाएंगे? निरनुनासिक स्वर कहलाएंगे। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर छोटा आ, बड़ा आ, छोटी इत्यादि, यानी इनके ऊपर चंद्र बिंदु का प्रयोग नहीं किया गया है, तो ये कहलाएंगे निरनुनासिक स्वर। क्लियर हुआ? ठीक, आगे देखेंगे आप जिह्वा या पेशी में तनाव के आधार पर। जिह्वा, अगला जो प्रकार है जिह्वा
पेशियों में तनाव के आधार पर जिह्वा पेशियों में तनाव के आधार पर, तो इसमें भी दो प्रकारों में विभाजित किया गया है। ये भी दो प्रकार के होते हैं, स्वर दो प्रकार के होते हैं। यानी जब आप इनको उच्चारित करेंगे तो जिह्वा की जो पेशियों में तनाव होगा उसके आधार पर भी स्वर दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। ठीक है। नंबर 1 शिथिल स्वर। ठीक, क्या कहेंगे? शिथिल स्वर अर्थात जिनके उच्चारण में जिह्वा पेशियों में तनाव कम होता है। जिह्वा पेशियों में तनाव कम होता है, तनाव कम होता है। यानी इनके उच्चारण में जिह्वा पेशियों में तनाव क्या होता है? कम होता है। तो क्या कहलाते हैं? शिथिल स्वर कहलाते हैं। अब शिथिल स्वर आप देखेंगे तो जितने भी छोटे स्वर हैं अ, ई और उ, ये क्या हैं? शिथिल स्वर हैं। दूसरा नंबर 2 कठोर स्वर। तो क्या लिखेंगे कठोर स्वर में? लिखेंगे जिनके उच्चारण में जिह्वा पेशियों में तनाव अधिक रहता है या अधिक होता है। ठीक, क्या कहलाते हैं? कठोर स्वर कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ऋषि, छोटी ए, बड़ी ए, छोटा उ, बड़ा उ। तो ये सब क्या कहलाते हैं? कठोर स्वर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कठोर स्वर कहलाते हैं। क्लियर? ठीक, आगे हम देखते हैं जातीयता के आधार पर। ठीक, तो जातीयता के आधार पर स्वर दो प्रकार के होते हैं। यानी जातीयता के आधार पर जो स्वर है वो दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 सजातीय स्वर। इसका मतलब क्या है? एक ही जाति के यानी सजातीय स्वर, यानी एक ही जाति के स्वर। जैसे छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा उ, बड़ा उ। ठीक, तो इस तरह से अगर हम जातीयता के आधार पर देखेंगे, इस तरह से अगर लिख देंगे तो ये कहलाएंगे सजातीय स्वर। नंबर 2 विजातीय स्वर। अलग अलग जाति के, इसका मतलब क्या है? अलग अलग जाति के। जैसे उदाहरण के तौर पर आ के साथ में जब आप ई को मिला देंगे, बड़ा आ के साथ में जब आप बड़ी ई को मिला देंगे, जरूरी नहीं है बड़ा आ के साथ में छोटी ई को, यानी इनको अलग अलग मिला के लिख देंगे तो ये क्या कहलाएंगे? विजातीय स्वर कहलाएंगे। ठीक, क्या कहलाएंगे? विजातीय स्वर कहलाएंगे। क्लियर हुआ? अब इसका एक प्रकार और बचा है, वो है उच्चारण स्थान के आधार पर। यानी अगला जो प्रकार बचा है वो है उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण।
ठीक, तो इसको हम आगे देखेंगे व्यंजनों के वर्गीकरण में, उसी में हम शामिल कर लेंगे इसको, यानी व्यंजनों के वर्गीकरण में ही हम इसको शामिल कर लेंगे। क्लियर हो रहा है ना? ठीक, अब नोट में आप कुछ पॉइंट लिख लो, इस चीज को हम विस्तृत चर्चा हम व्यंजनों का वर्गीकरण पढ़ाएंगे उसी में देखेंगे, इससे पहले नोट में कुछ पॉइंट लिख लो। ठीक, वो पॉइंट है, देखो पहला पॉइंट, सभी स्वर सघोष या इसी को कह सकते हैं घोष वर्ण होते हैं, घोष वर्ण होते हैं। सभी स्वर सघोष या घोष वर्ण होते हैं क्योंकि इनके उच्चारण में स्वर यंत्रियों में, इनके उच्चारण में स्वर यंत्रियों में कंपन होता है। ठीक, तो इनके उच्चारण करते समय पर स्वर यंत्रियों में कंपन होता है, इसीलिए सभी वर्ण कैसे होते हैं? सघोष या इन्हीं को कहते हैं घोष वर्ण होते हैं। कैसे होते हैं? घोष वर्ण होते हैं। क्लियर? अगला पहला पॉइंट नोट में। दूसरा पॉइंट आप देखेंगे स्वरों के उच्चारण में श्वास की मात्रा कम लगती है। इसीलिए आप देखेंगे सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं। क्लियर हुआ? तो सभी स्वर कैसे होते हैं? अल्प प्राण। क्यों? क्योंकि उनको उच्चारण में श्वास की मात्रा कम लगती है। क्लियर हुआ? अगला पॉइंट इसी में व्यंजनों स्वरों में ही। तीसरा पॉइंट आप देखेंगे कि जो री शब्द है या री स्वर है, री स्वर यह संस्कृत भाषा का स्वर है। अतः हिंदी में इसके प्रयोग से बनने वाले सभी शब्द तत्सम शब्द कहलाएंगे। ठीक, तो री शब्द जो है, री स्वर जो है, आप देखेंगे कि ये संस्कृत भाषा का है और हिंदी में अगर इसके प्रयोग से कोई भी शब्द बन रहा है, चाहे मात्रा ही क्यों ना लग रही हो री की, तो वो सभी शब्द कौन से शब्द कहलाएंगे? तत्सम शब्द कहलाएंगे। यानी इसका प्रयोग हो रहा हो तो वो सभी शब्द तत्सम शब्द कहलाएंगे। क्लियर हुआ? ठीक, एक पॉइंट और लिखेंगे इसी में, नोट में एक पॉइंट और लिखेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। चौथा पॉइंट, आपका जो अस्वर है, अस्वर, इसकी लिखित रूप में
कोई मात्रा नहीं होती, लिखित रूप में कोई मात्रा नहीं होती, इसलिए इसे उदासीन स्वर कहते हैं। उदासीन स्वर कहते हैं। क्लियर हुआ? ठीक, तो इस तरह से हमने स्वर कंप्लीट कर लिए हैं। केवल एक प्रकार रह गया, वो आगे देखेंगे व्यंजनों के साथ ही। क्लियर हुआ? ठीक, अब हम बात करते हैं, अगला टॉपिक है हमारा व्यंजन। अगला जो टॉपिक है वो क्या है? व्यंजन। तो अगला टॉपिक है वो है हमारा क्या? व्यंजन। ठीक, देखेंगे कि वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्रता पूर्वक नहीं किया जा सकता। ठीक, क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। दूसरा आप देखेंगे तो आप लिखेंगे कि वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से उच्चारित किए जाते हैं। उच्चारित किए जाते हैं, क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। या फिर हम एक परिभाषा और देखेंगे इसी की, व्यंजन की। वे वर्ण जिनके उच्चारण में मुखांगों को बाधा का सामना करना पड़ता है। ठीक, क्या कहलाते हैं? व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। क्लियर हुआ? क्या कहलाते हैं? व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। क्लियर? अब हम बात करें इनकी संख्या को लेकर, व्यंजन वर्णों की संख्या। तो संख्या आपको देखने को मिलेगी 33 + 3 + 1 = 37। तो कुल संख्या इनकी देखने को मिलेगी कितनी? 37। कैसे? तो आप देखेंगे 33 व्यंजन वर्ण है। आगे देखेंगे कौन कौन से हैं, परेशान नहीं रहे। 33 व्यंजन वर्ण है, 3 और 1 इसको कहते हैं संयुक्ताक्षर। इनको कहते हैं संयुक्ताक्षर। इनको क्या कहते हैं? संयुक्ताक्षर। और इनको भी व्यंजन वर्णों में ही शामिल किया गया है, इसीलिए इनको इसी में जोड़ दिया है। संयुक्ताक्षर कौन से? तो क्षे, त्र, ज्ञा और श्र। इस तरह से आप देखें 3 और 1 4, कुल मिलाकर 4 संयुक्ताक्षर है। और व्यंजन वर्णों की संख्या 33 है। कुल मिलाकर इनकी संख्या कितनी होती है? 37। इसको आगे भी डिटेल में देखेंगे, परेशान नहीं रहे, आगे बहुत डिटेल में इस पर बात करेंगे। क्लियर हुआ? ठीक, अब बात करते हैं व्यंजनों का वर्गीकरण। तो हेडिंग डालें व्यंजनों का वर्गीकरण। व्यंजनों का वर्गीकरण। ठीक, तो आप देखेंगे, अगर हम अध्ययन की दृष्टि से देखें, अध्ययन की दृष्टि से
अध्ययन की दृष्टि से व्यंजन वर्णों को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? तो सबसे पहला वो है स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन, ठीक, स्पर्शी व्यंजन। अच्छा एक चीज इसको या पहले बना लें। सबसे पहला है स्पर्शी व्यंजन, इसके बाद अंतःस्थ व्यंजन, स्पर्शी व्यंजन, दूसरे हैं अंतःस्थ व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन। तो पहले हैं स्पर्शी व्यंजन, दूसरे हैं अंतःस्थ व्यंजन और तीसरे हैं ऊष्म व्यंजन। तीसरे क्या हैं? ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन, क्लियर? तो आप देखेंगे कि व्यंजनों का अध्ययन की दृष्टि से 3 भागों में स्पर्शी व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। अब इनको पढ़ने से पहले हमें वर्णमाला का क्रम जान लेना चाहिए, यानी वर्णमाला में व्यंजनों का क्रम जान लेना चाहिए। तो देखो मैं यहां पर वर्ग लिखता हूं और उसी के आधार पर आगे बढ़ेंगे। तो आप देखेंगे सबसे पहले क वर्ग। क वर्ग में क, ख, ग, घ और ड़। उसके बाद सॉरी ये बिंदु नहीं आएगा, ये वाला बिंदु आएगा ड, ठीक। क, उसके बाद च वर्ग। च वर्ग में क्या क्या है? च, छ, ज, झ, ण, ठीक। उसके बाद ट वर्ग। ट वर्ग, तो ट वर्ग में आएगा ट, ठ, ड, ढ, ण, ठीक। क, छ, ट, त। फिर उसके बाद त वर्ग। तो त वर्ग में क्या क्या आएगा? त, थ, द, ध, न और उसके बाद में प वर्ग। प वर्ग, तो प वर्ग में क्या है? प, फ, ब, भ, म, म, ठीक। और उसके बाद नीचे क्या है? य, र, ल, व। फिर क्या आएगा? स, श, स और ह। उसके बाद छे, त्र, ज्ञा और श्र, ठीक। तो इस तरह से ये क्रम होता है, क्लियर? ये क्या है? वर्णमाला में व्यंजनों का क्रम, ठीक। अब देखो, अब हम एक एक करके सब पर बात करते हैं। तो सबसे पहले आप लिखेंगे स्पर्शी व्यंजन। सबसे पहले आप लिखेंगे स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन, स्पर्शी व्यंजन। तो स्पर्शी व्यंजनों की कुल संख्या अगर आप देखें, पूछा जाता प्रश्न है, तो स्पर्शी व्यंजनों की कुल संख्या अगर आप देखेंगे तो वो है 25। वो कितनी है? 25, 25। स्पर्शी व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है? 25। कहां से कहां तक? तो क से लेके मां तक। क से लेके मां तक आप देखेंगे क वर्ग में प्रत्येक वर्ग में कितने? 5। तो 5 का वर्ग में 5 इसमें, 5 इसमें, 5 इसमें और 5 इसमें। तो इस तरह से 5, 10, 15, 20 और 25। तो स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी हो गई? 25। कहां से लेके कहां तक? क से लेके मां तक, क्लियर? आगे अब बात करते हैं अंतःस्थ व्यंजन। अगली हम बात करते हैं किसकी? अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, ठीक। तो यहां से लेके यहां तक जितने भी हैं ये सब किसमें आ गए? स्पर्शी व्यंजनों में। ये सब किसमें आ गए? स्पर्शी व्यंजनों में, क्लियर? अब बात करते हैं अंतःस्थ व्यंजन, ठीक है। तो अंतःस्थ व्यंजन में आप देखेंगे
तो इनकी संख्या अगर आप देखें अंतःस्थ व्यंजनों की, तो वो कितनी है? 4। अंतःस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है? 4। इसमें कौन कौन शामिल है? तो य, र, ल और व, इनको कहा जाता है कौन से? अंतःस्थ व्यंजन। इनको क्या कहा जाता है? अंतःस्थ व्यंजन। क्लियर हो रहा है ना? ठीक। अगला अब है तीसरा नंबर किसका है? ऊष्म व्यंजन। तीसरा जो नंबर है या तीसरे जो प्रकार है वो क्या है? ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन। और आप देखेंगे ऊष्म व्यंजनों की संख्या से अगर प्रश्न पूछे तो संख्या भी कितनी है? 4। कौन कौन से? तो तीनों सकार इसमें आ जाता है, स, श, श और ह। और इस तरह से ये जो कहलाते हैं वो क्या कहलाते हैं? ऊष्म व्यंजन। क्लियर हुआ? तो ये आपके हैं ऊष्म व्यंजन, ये आपके ऊपर वाले हैं, ये हैं आपके अंतःस्थ व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन। और नीचे वाला जो प्रकार आपका एक बचता है या नीचे वाले जो वर्ड बचते हैं ये हैं आपके संयुक्ताक्षर। क्या है? संयुक्ताक्षर। संयुक्ताक्षर। ठीक, संयुक्ताक्षर। तो इस तरह से व्यंजनों का वर्गीकरण आपने अध्ययन की दृष्टि से देख लिया। कितने भागों में? 3 भागों में। क्लियर? ठीक, आगे क्लियर हुआ? ठीक। अगला व्यंजनों का वर्गीकरण देखेंगे आप, घोष या कंपन, या कंपन के आधार पर, घोष या कंपन के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण, व्यंजनों का वर्गीकरण, वर्गीकरण। ठीक। तो घोष या कंपन के आधार पर व्यंजनों का जो वर्गीकरण है वो आपको 2 भागों में बांटने को, 2 भागों में देखने को मिलता है। कितने भागों में? 2 भागों में। यानी घोष या कंपन के आधार 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? एक होते हैं सघोष, या इन्हीं को कहते हैं घोष, इन्हीं को क्या कहते हैं? घोष। और दूसरे होते हैं अघोष। दूसरे क्या होते हैं? अघोष व्यंजन, या फिर अघोष व्यंजन वर्ण। और ये क्या है? सघोष व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण। ठीक। तो क्या होते हैं सघोष और अघोष? तो आप देखेंगे सघोष में आप लिखेंगे सबसे पहले वे व्यंजन वर्ण, वे व्यंजन वर्ण जिनके उच्चारण में, जिनके उच्चारण में, उच्चारण में स्वर यंत्रियों में, स्वर यंत्रियों में कंपन होता है, कंपन होता है, कंपन होता है। ठीक। क्या कहलाते हैं? सघोष या घोष व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। क्लियर हुआ? क्या कहलाते हैं? सघोष या घोष व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। क्लियर? संख्या अगर आप इनकी देखेंगे, संख्या अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे प्रत्येक वर्ग का या व्यंजन वर्ग का, प्रत्येक व्यंजन वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन, व्यंजन। ठीक। तो इस तरह से एक वर्ग में 3 है तो 5 वर्ग में इनकी संख्या कितनी हो गई? 15। ठीक है। तो कुल मिलाकर प्रत्येक व्यंजन वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ग क्या कहलाएगा? आपका सघोष कहलाएगा। तो इस तरह से कुल मिलाकर जो संख्या है व्यंजन वर्गों की वो कितनी है? 15। कितनी है? 15। ठीक। तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन आप देखेंगे, ये आप देखेंगे इधर वर्ग में, तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा,
चौथा और पांचवा यहां से लेके इतना प्रत्येक वर्ग में, ठीक है। तो इस तरह से ये जो व्यंजन वर्ग हैं वो क्या कहलाएंगे? सघोष कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? सघोष, या फिर इन्हीं को कहते हैं घोष। इन्हीं को क्या कहते हैं? घोष व्यंजन वर्ण, ठीक। और इस तरह से आप देखेंगे प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा है, तो कुल संख्या अगर आप देखेंगे तो वो कितनी हो जाएगी? 15, ठीक है। इसके अलावा ये तो हो गए 15 जो वर्गों में शामिल हैं, यानी एक तरह से आप कह सकते हैं कि क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग में ये शामिल है, उनकी संख्या कितनी है? 15 है। तो कुल संख्या अगर आप देखेंगे इधर व्यंजन वर्गों की तो वो कितनी है? 15 प्लस 15, इसके अलावा 5, 15 प्लस 5, 5 इसमें क्या है? तो 15 तो हो गए, इनको हम कहेंगे वर्गीय व्यंजन। वर्गीय व्यंजन यानी 15 तो इसमें शामिल है वर्गीय व्यंजन। इसके अलावा 5 इसमें क्या शामिल है? तो 5 इसमें शामिल है य, र, ल और व। य, र, ल, व और एक इसमें शामिल है ह। तो आप देखें य, र, ल, व को क्या कहते हैं? अंतःस्थ। क्या कहते हैं? अंतःस्थ व्यंजन। और इसमें एक शामिल है कौन? ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन। इस तरह से कुल मिलाकर अगर संख्या देखें तो इनकी संख्या हो गई कितनी? 25। क्लियर? तो 25 जो व्यंजन है वो आपके कहलाएंगे सघोष या घोष व्यंजन। क्लियर हुआ? अगर हम इसमें स्वरों को भी मिला लिए, क्योंकि सभी स्वर कैसे होते हैं? घोष होते हैं, घोष या सघोष होते हैं। तो कुल मिलाकर इनकी संख्या अगर आप देखें तो 25 प्लस 11 बराबर 31 हो जाएगी। 31। तो कुल वर्ण यानी वर्णमाला के कुल वर्ण जो घोष या सघोष कहलाते हैं वो कितने हो जाएंगे? 31 हो जाएंगे। 25 इसमें क्या हो जाएंगे? व्यंजन। और 11 इसमें क्या हो जाएंगे? स्वर। तो इस तरह से कुल संख्या कितनी हो जाएगी? 31 हो जाएगी। तो 31 वर्ण जो होते हैं वर्णमाला के वो क्या कहलाते हैं? सघोष कहलाते हैं। क्लियर हुआ? क्या कहलाते हैं? सघोष कहलाते हैं। ठीक। अब बात कर लेते हैं अघोष। अघोष वर्ण। अब बात कर लेते हैं अघोष वर्ण। तो पहली चीज वे व्यंजन वर्ण जिनके उच्चारण में वे व्यंजन वर्ण जिनके उच्चारण में या उच्चारण करते समय, ऐसे लिख लें, जिनका उच्चारण करते समय स्वर यंत्रियों में कंपन नहीं होता है। कंपन नहीं होता है। कंपन नहीं होता है क्या कहलाता है? अघोष व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अघोष व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। क्लियर हुआ? ठीक। संख्या अगर आप देखेंगे तो इनकी जो संख्या है वो 10 प्लस 3। 10 प्लस 3। 10 क्या है? 10 यहाँ पे वर्गीय व्यंजन। 10 यहाँ पर कौन से हैं? वर्गीय व्यंजन। ठीक। और 3 यहाँ पर क्या है? तो 3 आपके जो ऊष्म व्यंजन बचे कौन कौन से? स, श और श। ठीक। तो इस तरह से कुल मिलाकर संख्या हो जाती है कितनी? 13। वर्गीय व्यंजनों में कौन से बचे? तो प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन वर्ण क्या कहलाएगा? सघोष कहलाएगा। तो 5 वर्ण हैं, तो इस तरह से 5 × 2 बराबर 10 ये हो गए और प्लस 3 ये हो गए। कुल मिलाकर संख्या हो गई कितनी? 13। तो 13 जो व्यंजन वर्ण हैं वो आपके क्या कहलाएंगे? घोष या
सॉरी क्या कहलाएंगे, अघोष वर्ण कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, अघोष व्यंजन वर्ण कहलाएंगे। क्लियर हुआ, ठीक है, आगे बढ़े। ये था कंपन के आधार पर, ये था किसके आधार पर, कंपन के आधार पर। अगला जो प्रकार है वो है प्राण वायु के आधार पर। प्राण वायु के आधार पर, व्यंजनों का वर्गीकरण, व्यंजनों का वर्गीकरण प्राण वायु के आधार पर। ठीक, तो ध्यान रखें, प्राण वायु के आधार पर भी अगर आप देखेंगे तो व्यंजनों को दो भागों में बांटा गया है। प्राण वायु के आधार पर भी व्यंजनों को दो भागों में बांटा गया है। नंबर एक अल्प प्राण और नंबर दो महाप्राण। ठीक, सबसे पहले बात करते हैं अल्प प्राण की। तो क्या करेंगे, इनके उच्चारण में प्राण वायु या कह सकते हैं श्वास की मात्रा कम निकलती है। ठीक, यानी वे वर्ण जिनके उच्चारण में प्राणवायु या श्वास की मात्रा कम निकलती है क्या कहलाते हैं, अल्प प्राण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अल्प प्राण कहलाते हैं। क्लियर हुआ, ठीक। संख्या, अगर हम इनकी बात करें संख्या की, तो संख्या होती है 15 + 4। 15 + 4, 15 इसमें होते हैं वर्गीय व्यंजन। 15 क्या होते हैं, वर्गीय व्यंजन। यानी अल्प प्राण में 15 जो होते हैं वर्गीय व्यंजन, और 4 अगर आप बात करेंगे तो वो 4 होते हैं, 4 अगर हम बात करेंगे तो ये होते हैं अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन। और इस तरह से 19 व्यंजन टोटल जो होते हैं वो कैसे होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। टोटल 19 व्यंजन जो होते हैं वो क्या होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। 19 व्यंजन अल्प प्राण होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। क्लियर हुआ। और इनमें आप देखेंगे 15 वर्गीय व्यंजन शामिल होते हैं और 4 कौन से शामिल होते हैं, अंतःस्थ शामिल होते हैं। क्लियर हो रहा है ना। अब अगर हम वर्गीय व्यंजन की बात करें तो इसमें आप देखेंगे प्रत्येक वर्ग का या व्यंजन वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, प्रत्येक व्यंजन वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन वर्ण। ठीक, तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा, यानी एक वर्ग में 3, तो कुल वर्ग है 5। इस तरह से कुल संख्या इनकी कितनी होती है, 15। क्लियर हुआ। अंतःस्थ कौन कौन से होते हैं, य, र, ल और व। ठीक, तो इनकी संख्या कितनी है, 4। और इस तरह से 19 व्यंजन वर्ण जो होते हैं वो कैसे होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। क्लियर हुआ। अब आप देखेंगे, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था या पिछले बता के आया हूं कि जो सभी स्वर हैं, सभी स्वर जो हैं वो भी कैसे होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। कैसे होते हैं, अल्प प्राण। और सभी स्वरों की संख्या कितनी है, 11। कितनी है, 11। तो 11 स्वर और इसमें जुड़ जाते हैं। तो इस तरह से कुल मिलाकर वर्णमाला में ऐसे वर्ण जो अल्प प्राण होते हैं उनकी संख्या हो जाती है 30। तो वर्णमाला में कुल अल्प प्राण वर्ण
की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 30। क्लियर हुआ? क्योंकि 19 इसमें व्यंजन वर्ण है और 11 इसमें क्या शामिल हो जाते हैं? स्वर शामिल हो जाते हैं। तो 11 जो स्वर हैं वो भी कैसे होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। क्लियर? व्यंजन वर्णों में आप देखेंगे तो 15 वर्गीय व्यंजन होते हैं, यानी प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन वर्ण, और 4 इसमें क्या शामिल होते हैं? अंतःस्थ शामिल होते हैं। क्या शामिल होते हैं? अंतःस्थ। क्लियर हुआ? ठीक। अब बात करते हैं महाप्राण की। ये था अल्प प्राण। अब बात करते हैं महाप्राण की। महाप्राण, महाप्राण वर्ण, व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण। तो क्या लिखेंगे? वे व्यंजन वर्ण, वे व्यंजन वर्ण जिनके उच्चारण में, जिनके उच्चारण में जिनके उच्चारण, वे व्यंजन वर्ण जिनके उच्चारण में प्राणवायु या श्वास की मात्रा, जिनके उच्चारण में प्राणवायु या आप कह लो श्वास की मात्रा, श्वास की मात्रा अधिक लगती है, अधिक लगती है, अधिक लगती है। ठीक, क्या कहलाते हैं? महाप्राण व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। क्लियर हुआ? महाप्राण व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। कोई समस्या? ठीक। संख्या, इनकी कुल संख्या अगर आप देखेंगे तो वो होती है 10 + 4 = 14, यानी महाप्राण व्यंजन वर्णों की जो संख्या है वो कितनी है? 14। अब जो 10 हैं, 10 क्या है? तो वर्गीय व्यंजन है। 10 क्या है? वर्गीय व्यंजन। और वर्गीय व्यंजन में आपको बता चुका हूं का से लेके मां तक। तो 10 क्या है? वर्गीय व्यंजन। और वर्गीय व्यंजनों में भी आप देखेंगे तो प्रत्येक वर्ग का, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण, ठीक, पहला और दूसरा व्यंजन वर्ण। तो इस तरह से एक वर्ग से 2 और वर्ग कितने? 5, तो कुल संख्या कितनी हो जाएगी? 10। तो 10 व्यंजन वर्ण आपके कहलाते हैं वर्गीय व्यंजन। ठीक है? और 4 इसमें आप देखेंगे इधर शामिल था अंतःस्थ, तो इधर इसमें जो शामिल होंगे वो होंगे ऊष्म व्यंजन। इधर जो शामिल होंगे वो 4 क्या है? ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। और ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं? स, स और ह। और इन सबको मिलाकर देख लिया जाए तो इस तरह से कुल मिलाकर जो व्यंजन वर्णों की, यानी महाप्राण व्यंजन वर्णों की संख्या हो जाती है वो कितनी? 14। तो 14 वर्ण व्यंजन वर्ण क्या कहलाते हैं? महाप्राण व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। क्लियर हुआ? कोई समस्या किसी को? अब बात करते हैं उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर। उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण, व्यंजनों का वर्गीकरण। ध्यान रखना, उच्चारण स्थान के आधार पर अलग है और ये है उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। ठीक है? तो आप लिखेंगे 8 भागों में बांटा गया है, 8 भागों में बांटा गया है, यानी उच्चारण के आधार पर जो व्यंजनों का वर्गीकरण है वो कितने भागों में किया गया है? 8 भागों में व्यंजनों का वर्गीकरण किया गया है। कौन कौन सा? सबसे पहला स्पर्श व्यंजन। क्या रखना, उधर स्पर्श ही देखा था, यहां पर क्या है? स्पर्श व्यंजन। अच्छा, उससे पहले पहले लिख लें, सबसे पहले स्पर्श व्यंजन, ठीक। दूसरा संघर्षी व्यंजन, फिर इनको एक एक करके देखेंगे।
दूसरा संघर्षी व्यंजन, तीसरा है स्पर्श संघर्षी व्यंजन, स्पर्श संघर्षी व्यंजन। ठीक, तो पहला स्पर्श व्यंजन, दूसरा संघर्षी व्यंजन, तीसरा है स्पर्श संघर्षी व्यंजन, चौथा है नासिक व्यंजन। नासिक व्यंजन। ठीक, पांचवा अगर आप देखेंगे तो वो है संघर्षहीन, पांचवा संघर्षहीन, संघर्षहीन व्यंजन। ठीक, छठवां है प्रकंपित, प्रकंपित, प्रकंपित व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, संघर्षी व्यंजन, स्पर्श संघर्षी व्यंजन, नासिक व्यंजन, संघर्षहीन व्यंजन, प्रकंपित व्यंजन। इसके बाद आप देखेंगे पार्श्विक, पार्श्विक व्यंजन। और फिर आप देखेंगे नंबर 8 ताड़नजात, या इसी को कहते हैं उत्क्षिप्त, उत्क्षिप्त व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन। क्लियर हो रहा है ना? तो उच्चारण के आधार पर इनको 8 भागों में बांटा गया है। स्पर्श व्यंजन, संघर्षी व्यंजन, स्पर्श संघर्षी व्यंजन, नासिक व्यंजन, संघर्षहीन व्यंजन, प्रकंपित व्यंजन, पार्श्विक व्यंजन और ताड़नजात या उत्क्षिप्त व्यंजन। क्लियर? अब आप देखें, पहले हम यहाँ व्यंजन वर्ण लिख लेते हैं। जैसे सबसे पहले क वर्ग, क, ख, ग, घ, ड़। ठीक, इसके बाद च वर्ग, च, छ, ज, झ, ण। ठीक, फिर उसके बाद ट वर्ग, ट, ठ, ड, ढ, ण। ठीक, फिर उसके बाद त वर्ग, त, थ, द, ध, न। ठीक, फिर उसके बाद प वर्ग, प वर्ग, प, फ, ब, भ, म। ठीक, और उसके बाद य, र, ल, व, ऊष्म व्यंजन, सॉरी अंतस्थ व्यंजन। फिर उसके बाद स, 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 ह, ये क्या है? ऊष्म व्यंजन। क्लियर हुआ? ठीक, अब हम एक एक, अच्छा इसमें एक और लिख लें, क्षेत्र, ज्ञा और श्र। अब एक एक करके सबको देखेंगे इसके आधार पर। स्पर्श व्यंजन कौन से हैं, कौन से संघर्षी हैं, कौन से स्पर्श संघर्षी हैं। क्लियर हुआ? ठीक, तो आप देखेंगे कि जो स्पर्श व्यंजन हैं, अगर इनकी कुल संख्या देखी जाए, स्पर्श व्यंजनों की कुल संख्या देखी जाए तो वो है 16। यानी इनकी संख्या, स्पर्श व्यंजनों की संख्या अगर देखी जाए तो वो है 16। वो क्या है? 16। कैसे है? तो एक चीज पहले ठीक, स्पर्श व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है? 16। तो कैसे है 16? वो देखो, तो लिखेंगे च वर्ग को छोड़कर, च वर्ग को छोड़कर बाकी सभी
वर्गीय व्यंजनों के प्रथम 4 वर्ण या बाकी सभी वर्गीय व्यंजनों के 4 वर्ग को छोड़कर बाकी सभी वर्गीय व्यंजनों में प्रथम 4 वर्ण। ठीक, तो आप देखेंगे यानी कहने का मतलब जैसे क से लेके घ तक और ये पूरा छोड़ दो, यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक, तो आप देखेंगे कि 1 2 3 4 यानी वर्ग कितने हैं 4 और प्रत्येक वर्ग में कितने हैं 1 2 3 4, 4 वर्ण दिए हैं। तो इस तरह से कुल मिलाकर संख्या कितनी हो जाएगी 16। तो स्पर्श व्यंजनों की जो संख्या है वो कितनी है 16 है। क्लियर हुआ? कोई समस्या यहां तक? ठीक, अब बात करते हैं संघर्षी व्यंजन। अब बात करते हैं संघर्षी व्यंजन, तो यहीं पे लिख लो, बाकी का अलग से देखेंगे लेकिन अभी इनको यहीं पे लिख लो। तो संघर्षी व्यंजन, तो कुछ संघर्षी व्यंजनों की संख्या अगर आप देखेंगे तो नॉर्मल संख्या है 4, नॉर्मल संख्या क्या है 4, लेकिन कहीं कहीं किताबों में इसमें 5 को भी जोड़ा गया है। तो इस तरह से कुल मिलाकर संख्या हो जाती है कितनी 9, लेकिन नॉर्मल संख्या कितनी है 4। क्लियर हो रहा है ना? अब 4 क्या है, तो जितने भी आपके अंतस्थ हैं यानी य र ल और व, ये सब किसमें आते हैं संघर्षी व्यंजनों में आते हैं। किसमें आते हैं संघर्षी व्यंजनों में। क्लियर हो रहा है ना? अब इसके अलावा सॉरी यरलवस नहीं, सॉरी इसमें आते हैं आपके ये ऊष्म व्यंजन, यानी 4 जो हैं वो आपके ऊष्म व्यंजन है, ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। ठीक, ऊष्म व्यंजनों में कौन कौन से हैं, तो स और ह। ठीक है, ये आपके क्या कहलाते हैं ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं ऊष्म व्यंजन। इसके अलावा आप देखेंगे 5 जो दिए गए हैं तो वो है अरबी फारसी, अरबी फारसी के वर्ण, इनको भी शामिल कर लिया जाता है। तो इस तरह से कुल संख्या हो जाती है 9, लेकिन नॉर्मल जो संख्या होती है वो कितनी होती है 4। ऊष्म व्यंजनों की जो संख्या होती है कितनी 4, स और ह। क्लियर हुआ? आगे अब बात करते हैं स्पर्श संघर्षी, स्पर्श संघर्षी। तो आप देखेंगे स्पर्श संघर्षी जो व्यंजन है, स्पर्श संघर्षी व्यंजन, इनकी जो संख्या है स्पर्श संघर्षी व्यंजनों की वो संख्या होती है 4, संख्या होती है 4। कौन कौन से, तो आप देखेंगे च वर्ग जो छूट गया था, च वर्ग के प्रथम 4 वर्ण, प्रथम 4 वर्ण, यानी जो च वर्ग छूट गया था, ये वाला जो काट दिया था हमने, तो इस च वर्ग के प्रथम 4 वर्ण क्या कहलाते हैं स्पर्श संघर्षी कहलाते हैं। तो इस तरह से जो संख्या होती है 4, च वर्ग के प्रथम 4 वर्ण। क्लियर? अगला अब बात करते हैं नासिक के व्यंजन। अब बात करते हैं किसकी, नासिक के व्यंजन की। तो आप नासिक के व्यंजन देखेंगे तो नासिक के व्यंजन की जो संख्या है, नासिक के व्यंजन की जो संख्या है वो होती है क्या 5। ठीक, यानी नासिक के व्यंजन ऐसे व्यंजन वर्ण जिनके उच्चारण में नासिका को भी साथ में, यानी नासिका से भी प्राणवायु निकलती है, नासिका का भी सहारा लिया जाता है, वो कहलाते हैं नासिक के व्यंजन। तो इनकी जो संख्या होती है वो कितनी होती है 5। और आप देखेंगे कि प्रत्येक वर्गीय व्यंजन वर्ण, वर्गीय व्यंजन का जो अंतिम वर्ण है, वर्गीय व्यंजन का जो अंतिम वर्ण है वो आपका कहलाएगा क्या नासिक के व्यंजन। तो इसकी संख्या कितनी है 5। इसमें कौन कौन से हैं, तो आप लिख सकते हैं वर्गीय व्यंजन का
या ऐसे लिखें, प्रत्येक वर्गीय व्यंजन का अंतिम वर्ण जो होगा वो किसमें शामिल किया जाएगा? नासिक के व्यंजन में शामिल किया जाएगा। जैसे आप और भी लिख सकते हैं यहां पर, उदाहरण के तौर पर आप लिख लें, जैसे ण, ञ, इसके अलावा ण, न और म, और ये सभी क्या कहलाएंगे? नासिक के व्यंजन कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? नासिक के व्यंजन कहलाएंगे। क्लियर हुआ? कोई समस्या किसी को? ठीक। अब हम बात करते हैं अगला संघर्षहीन की। अगले उसमें देखते हैं। अब हम बात करते हैं संघर्षहीन की। संघर्षहीन हेडिंग डाल लेते हैं, संघर्षहीन। ठीक, यानी इसी का जो प्रकार है बस उसको हम अलग से देख रहे हैं और कुछ नहीं है। संघर्षहीन, तो संघर्षहीन में अगर आप देखेंगे तो संघर्षहीन यानी जिनके उच्चारण में किसी प्रकार का संघर्ष नहीं करना पड़ता है वो कहलाते हैं संघर्षहीन। संघर्षहीन की जो संख्या है वो क्या है? 2। और वो 2 संख्या है तो वो कौन सी है? तो वो है य और व, और इन्हीं को क्या कहा जाता है? अर्ध स्वर भी कहा जाता है, अर्ध स्वर। तो ये कहलाते हैं आपके क्या? संघर्षहीन। क्लियर हुआ? तो संघर्षहीन संख्या 2 य और व। इसके बाद अगला क्या बचता है? प्रकंपित। अगला क्या बचता है? प्रकंपित। तो संघर्षहीन के बाद अगला प्रकंपित वर्ण या प्रकंपित व्यंजन वर्ण। तो आप देखेंगे प्रकंपित व्यंजन वर्ण संख्या, इसकी जो संख्या होती है प्रकंपित व्यंजन वर्ण की वो होती है 1। संख्या कितनी होती है? 1। और उसको हम कहते हैं र। उसको क्या कहते हैं? र। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखें, इस प्रकंपित को एक दूसरे नाम से भी जानते हैं और वो है लुंठित या रेफ वर्ण। यानी इसी रा को और क्या कहते हैं? लुंठित या रेफ वर्ण भी कहते हैं। ठीक है, प्रकंपित इसलिए क्योंकि जब रा बोलते हैं तो आपकी जीभ तालु के साथ क्या होती है? बार बार घर्षित होती है, इसीलिए इसको प्रकंपित या लुंठित वर्ण भी कहते हैं। क्लियर हो गया? या रेफ वर्ण भी कहते हैं। अगला एक प्रकार और बचा है इसमें, वो है पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक, अगला क्या है? पार्श्विक व्यंजन। तो ध्यान रखें, पार्श्विक व्यंजन की भी संख्या कितनी होती है? 1 होती है। पार्श्विक व्यंजन की भी संख्या कितनी होती है? 1। और वो है आपका क्या? ल। वो क्या है? ल। ठीक है, पार्श्विक इसीलिए कहते हैं क्योंकि ला को बोलने में जीभ उल्टी होकर तालु के साथ में टकराती है, तो इसीलिए इसको कहा जाता है क्या? पार्श्विक व्यंजन। क्लियर हो रहा है ना? इसके बाद तो पार्श्विक व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 1, और उसमें क्या शामिल है? ल। इसके बाद क्या बचता है? एक बचता है आपका ताड़न जात। पार्श्विक हो गया, अब बचता है आपका क्या? ताड़न जात। तो ध्यान रखना, ताड़न जात जो व्यंजन वर्ण है इनकी जो संख्या है वो क्या है? वो है आपकी 2। और इसमें कौन कौन शामिल होते हैं? ड़ और ढ। ठीक, तो ड़ और ढ, इसी को और क्या कहते हैं? इसी को उत्क्षिप्त व्यंजन कह लो, या इसी को फेंके हुए व्यंजन वर्ण भी कहते हैं। फेंके हुए व्यंजन वर्ण। तो इनकी जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 2, ढ और ढ। क्लियर हुआ? ढ और ढ। ठीक, कोई समस्या किसी को? ठीक, बाकी का देखेंगे कल। आज इतना ही।